हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम तीसरी यूनिट स्टार्ट करेंगे फिज़िक्स 12th में। और बहुत इम्पॉर्टेंट ये यूनिट है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये यूनिट एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स में डिवाइड की गई है। 4th चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट और 5th चैप्टर जिसका नाम है मैग्नेटिज्म। इससे पहले हमने 2 यूनिट्स पढ़ ली, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एनसीईआरटी में 2 चैप्टर्स में डिवाइड की गई थी और करंट इलेक्ट्रिसिटी पूरी यूनिट एक ही चैप्टर में थी। तो इस तरह से एनसीईआरटी के 3 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके थे। अब 4th चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट। देखिए, जैसे इस टॉपिक का नाम है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट, सीधा मतलब 10th स्टैंडर्ड में भी हम लोगों ने पढ़ा है कि करंट का मैग्नेटिक इफ़ेक्ट, जब भी किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। इसी फिनोमेनन को मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट कहते हैं। 1820 सन में ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट ने सन 1820 में ऑस्टर्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से यह देखा कि जब किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराई जाती है तो उसके अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है, या कहें कि अगर उसके बराबर कोई मैग्नेटिक निडल रखी हुई है तो उस मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शन आ जाता है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि जब वायर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं तब मैग्नेटिक निडल में जो डिफ्लेक्शन आ रहा था उस डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी बदल जाती है। यानी उनके एक्सपेरिमेंट से 2 बातें क्लियर हो गई थी। पहली बात कि किसी करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड होता है, और दूसरा कि उस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन वायर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन पर डिपेंड करती है। अगर वायर में फ्लो होने वाली करंट की डायरेक्शन को हम बदल दें तो उसके अराउंड जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है उसकी भी डायरेक्शन बदल जाती है। ये ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से हमको पता चला। लेकिन करंट कैरिंग वायर से कितनी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट से इस बात का पता नहीं चलता है। इसके लिए 2 साइंटिस्ट बायो और साबर्ट 1820 में ही इन्होंने नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए और एक एक्सपेरिमेंटल फॉर्मूला इन्होंने डेवलप कर लिया जिसकी हेल्प से हम किसी करंट कैरिंग वायर की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड भी पता कर सकते हैं और डायरेक्शन भी पता कर सकते हैं क्या होगी। तो सबसे पहले हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट में इसी टॉपिक से स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायो-सावर्ट लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है और ये बेस है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ करंट का। अगर आपको बायो-सावर्ट लॉ समझ में आ जाता है, इसका यूज समझ में आ जाता है, तो इससे बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव कर सकते हैं। जरा देखते हैं बायो-सावर्ट लॉ क्या है। बायो स्पेलिंग लिखते हैं BIOT, है ना, पढ़ते बायो हैं, बायो-सावर्ट लॉ। ये बायो और सावर्ट नाम के 2 साइंटिस्ट थे। इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए किसी करंट कैरिंग वायर को लेकर के। देखिए, अगर कोई एक करंट कैरिंग वायर है और उस करंट कैरिंग वायर में कोई एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लिया जाए
जिस एलिमेंट की लेंथ dl है। बेसिकली जो बायो सैवर्ट एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने किसी भी करंट कैरिंग वायर को नंबर ऑफ एलिमेंट्स में ब्रेक आउट कर दिया और हर एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को निकाल करके उस पूरे वायर पर इंटीग्रेट करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकाला। ठीक है, तो जो फॉर्मूला है बायो सैवर्ट लॉ का, उसमें हम मैग्नेटिक फील्ड एक स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से देखते हैं। तो एक करंट कैरिंग वायर है, मान लीजिए इस वायर में करंट आई फ्लो कर रही है और इस करंट कैरिंग वायर का बहुत एक स्मॉल एलिमेंट है dl और एक पॉइंट P है। इस P पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है वो इस dl एलिमेंट के रिस्पेक्ट में मान लीजिए ये वेक्टर r, और ये जो पोजीशन वेक्टर P पॉइंट का है ये इस dl एलिमेंट से थीटा एंगल फॉर्म कर रहा। ठीक है, देखिए अभी तक हमने क्या क्या चीजें देख ली इसमें कि एक करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है। उस करंट कैरिंग वायर का एक एलिमेंट dl है, बहुत स्मॉल एलिमेंट है। एक P पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर उस स्मॉल एलिमेंट के रेस्पेक्ट में वेक्टर r है और ये पोजीशन वेक्टर dl एलिमेंट के साथ थीटा एंगल फॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो बायो सैवर्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट से ये देखा कि P पॉइंट पर ये dl एलिमेंट की वजह से जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। जैसे पहला फैक्टर ये था, मैग्नेटिक फील्ड को हम यहाँ डिनोट करेंगे B से, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट किया था हमने E से, मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट करेंगे B से। तो चूंकि स्मॉल एलिमेंट है इसलिए dB। तो ये जो dV, इस dB का अभी केवल मैग्नीट्यूड की बात हम कर रहे हैं, अभी डायरेक्शन की बात बाद में करेंगे। तो ये जो मैग्नीट्यूड है ये इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब करंट एलिमेंट में जितनी ज़्यादा करंट होगी P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उतना ही ज़्यादा होगा। तो dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। दूसरा एक और फैक्टर था कि ये जो एलिमेंट की लेंथ कंसीडर की गई है dl, ये लेंथ जितनी ज़्यादा लेंगे आप उतना ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर होगा। तो dV इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द करंट एलिमेंट dl। तीसरा फैक्टर था द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड द लेंथ ऑफ करंट एलिमेंट। जो करंट एलिमेंट की लेंथ है और P पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, उसके बीच जो एंगल थीटा बन रहा है उसकी साइन के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है। ठीक, और फोर्थ फैक्टर है P पॉइंट की dl एलिमेंट से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो इन 4 फैक्टर्स पर मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है ड्यू टू अ करंट एलिमेंट। अगर इन चारों फैक्टर्स को कंबाइन कर दिया जाए तो हमें एक रिलेशन मिलेगा और वो रिलेशन होगा dV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I dl साइन थीटा अपॉन r²। ठीक, अब फिर वही चीज, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था तो जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाकर एक कांस्टेंट आया करता था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट थी परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस। मैग्नेटिक फील्ड वाले फॉर्मूले में जो कांस्टेंट आता है वो आता है μ0/4 पाई dV
इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं बायो-सेवर्ट लॉ, और इस लॉ की हेल्प से, इस फॉर्मूले की हेल्प से, इस एक्सप्रेशन की हेल्प से किसी करंट एलिमेंट की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकाला जा सकता है। कि म्यू नॉट क्या चीज है? इस म्यू नॉट को हम बोलते हैं परमियाबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस। परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस जो जीरो लगा हुआ है म्यू के सबस्क्रिप्ट में, इसका मतलब कोई मीडियम नहीं है। देयर इज नो मीडियम। इस करंट एलिमेंट से लेके पी पॉइंट के बीच में एयर भी नहीं है, वैक्यूम है, तब म्यू जीरो लगाया गया है। अगर कोई मीडियम होता तो फिर हम म्यू लिखते। म्यू का मतलब होता परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम इन विच द करंट एलिमेंट इज प्लेस्ड। जिस मीडियम में करंट एलिमेंट रखा गया है उस मीडियम की परमिएबिलिटी। फिलहाल इस चैप्टर में अभी हम केवल म्यू जीरो की ही बात करेंगे, म्यू की बात अगले चैप्टर में होगी। होती क्या है परमिएबिलिटी? परमिएबिलिटी किसी भी मीडियम की एक एबिलिटी है जो ये अलाउ करती है कि उस पॉइंट के थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो जाएंगी। ठीक है ना? एक मीडियम की एक एबिलिटी कि उसके थ्रू कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होकर गुजर सकती, ये उसकी परमिएबिलिटी है। ठीक है? कितना पास करा सकती है मैग्नेटिक फील्ड को अपने थ्रू। जितनी परमिएबिलिटी ज़्यादा होगी वो उतना ज़्यादा अलाउ करेगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को अपने थ्रू पास होने के लिए। इसकी यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूले हम बाद में देखेंगे। इसका यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला अभी हम इसलिए नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि अभी हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट और डायमेंशनल फार्मूला नहीं है। हालांकि मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हम पढ़ेंगे वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला, लेकिन वो कहाँ से आ गई अभी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। फिलहाल अभी आप सिर्फ इस फार्मूले को देखिए, डी बी इट इज़ द स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्मॉल करंट एलिमेंट कैरिंग करंट आई। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये स्केलर फॉर्म है, अभी वेक्टर फॉर्म नहीं है। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए इस डीवी के ऊपर एक एरो आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई तो स्केलर क्वांटिटी है, डी एल साइन थीटा। इसको हम लिखेंगे डी एल वैक्टर क्रॉस आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। दिस इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सावर्ट्स लॉ। आर कैप क्या है? इट इज द यूनिट वेक्टर along the direction of द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये यूनिट वेक्टर है P पॉइंट के अलोंग। अगर हम इस यूनिट वेक्टर को इस तरह से लिखना चाहें कि भाई आर कैप इज इक्वल टू वेक्टर आर अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, तो जब आर कैप की जगह आप ये वाला एक्सप्रेशन यूज करेंगे तो आर कैप की जगह वेक्टर आर आएगा, क्योंकि अपॉन में एक आर भी है, इसीलिए ये आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब हो जाएगा। बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है। आप देख लीजिए एक्सप्रेशन में अगर डी एल क्रॉस आर कैप है तब तो अपॉन में आर स्क्वायर आएगा, लेकिन अगर डी एल क्रॉस वेक्टर आर है तो अपॉन में आर क्यूब आएगा। तो इस डी एल और वेक्टर आर के क्रॉस प्रोडक्ट की जो भी डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की भी होगी। तो इस एक्सप्रेशन से हमें मैग्नीट्यूड भी पता चलता है और हमें डायरेक्शन भी पता चल जाती है मैग्नेटिक फील्ड की। अब
थोड़ा जरा इसके मैग्नीट्यूड की और बात कर लेते हैं। ये जो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है, इसकी वैल्यू क्या होती है? मैंने आपको बताया था म्यू नॉट इज द परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। एसआई यूनिट में इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होती है इन एसआई यूनिट्स। ठीक है, एसआई यूनिट हम इसकी आपको जब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट हमें निकालनी आ जाएगी, फिर बायो-सैवर्ट लॉ से हम म्यू नॉट की भी यूनिट आपको निकालना सिखाएंगे। फिलहाल एसआई यूनिट्स में इसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 रहती है। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की जगह हम 10⁻⁻7 यूज करेंगे किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। अब इस बायो-सैवर्ट लॉ की हेल्प से हम अलग अलग करंट कैरिंग वायर्स की वजह से किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जरा देखते हैं। इससे पहले हम बायो-सैवर्ट लॉ की एप्लीकेशंस देखें, जरा एक बात और समझ लेते हैं कि हम डायरेक्शन को कैसे निकालेंगे मैग्नेटिक फील्ड की। जैसे हमने देखा डी वी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस वेक्टर आर अपॉन आर क्यू। हमें इसकी हेल्प से अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे करेंगे? ये करंट कैरिंग वायर है, ये करंट की डायरेक्शन है, ये मान लीजिए कोई एक डीएल एलिमेंट है और ये पी पॉइंट है, ये इसका पोजीशन वेक्टर है, ये एंगल थीटा। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ये हमें डीएल क्रॉस आर से पता चलेगा। देखिए, वेक्टर डीएल की डायरेक्शन वही मानी जाएगी जो डायरेक्शन करंट की होगी। तो अगर करंट की डायरेक्शन ये नीचे से ऊपर की तरफ है तो वेक्टर डीएल की डायरेक्शन भी नीचे से ऊपर की तरफ है। ठीक, और ये वेक्टर आर की डायरेक्शन। अब डीएल क्रॉस आर जिस तरफ होगा उसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। और हमने 11th स्टैंडर्ड में क्रॉस प्रोडक्ट में कैसे डायरेक्शन निकालते हैं ये पढ़ रखा है। ए क्रॉस बी, अगर दो वेक्टर ए क्रॉस बी हैं तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन क्या होती है? जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, तो हम ए से बी की तरफ इस तरह से एरो लगा दिया और अपने राइट हैंड का यूज करते हैं। थंब को सर्कुलेट करेंगी ये चारों फिंगर्स, इस तरह से आप अपने राइट हैंड को रख लीजिए। ठीक है, और ये जो चारों फिंगर थंब को सर्कुलेट कर रही हैं, इन चारों फिंगर्स को आप इस तरह से लेके जाइए। अगर ए क्रॉस बी निकालना है तो फिंगर्स ए टू बी जाएंगी इस तरह से, और अगर हमें बी क्रॉस ए निकालना है तो ये फिंगर्स बी टू ए जाएंगी। ठीक, तो ये जो थंब होता है वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये ए क्रॉस बी है तो थंब की डायरेक्शन आप देखें बाहर की तरफ आ रही है, इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आ रही है, आउटवर्ड डायरेक्शन। और अगर बी क्रॉस ए की डायरेक्शन निकालते तो बी क्रॉस ए की डायरेक्शन भी इस बोर्ड के परपेंडिकुलर होती, लेकिन इनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो ऐसी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर डायरेक्शन आउटवर्ड होती है तो हम इस तरीके से पॉइंट बना देते हैं, और अगर डायरेक्शन इनवर्ड होती है तो हम इस तरह से क्रॉस बना देते हैं। तो क्रॉस का मतलब है इस बोर्ड के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन, और अगर ये डॉट बना हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्शन बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि आप पेपर पे बनाएंगे तो आप लिखेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, आउटवर्ड डॉट, और अगर इनवर्ड तो क्रॉस। अब यही डायरेक्शन देखिए यहाँ अप्लाई करते हैं, क्या है? डीएल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर यानी डीएल से आर की तरफ। तो डीएल से आर की तरफ, आर से डीएल की तरफ नहीं, डीएल से आर की तरफ। तो डीएल से आर की तरफ आप गए, ठीक है, तो डीएल से आर की तरफ। तो थंब किस तरफ जा रहा है? अंदर की तरफ जा रहा है। तो इस पी पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड होगी, डायरेक्टेड इनवर्ड। अगर इस करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती, ठीक है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड होती, तब क्या होता? तब ये डीएल होता और ये
वेक्टर आर होता। ठीक है, और हमें dl से dl r, देखिए dl r, अब dl अगर डाउनवर्ड हो जाता तो ये पोजीशन हो जाती, ठीक है ना, दिस पोजीशन। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होता? आउटवर्ड डायरेक्शन में। यानी अगर किसी करंट एलिमेंट में करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाए तो किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी पलट जाती है, बदल जाती है। इस फार्मूले की बजाय एक और तरीका भी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने का, जिसको हम बोलते हैं राइट हैंड पाम रूल नंबर 1। बहुत आसान तरीका है, इसको अगर आपने समझ लिया तो किसी भी करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। जरा इसको देख लीजिए आप। मान लीजिए ये एक वायर है, स्ट्रेट वायर मैंने भी फिलहाल कंसीडर कर लिया है। इसमें ये करंट फ्लो कर रही है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। ठीक, देखिए आप अपने राइट हैंड को इस तरह से फैलाइए, ऐसे सीधे। ठीक, थंब को आप करंट के ऊपर रख दीजिए। जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है उस डायरेक्शन में थंब आ जाए, और उन चारों फिंगर्स को उस पॉइंट की तरफ कर दीजिए जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। जैसे इस केस में अगर मैं देखूं तो करंट इस तरफ जा रही है, तो मैंने थंब करंट की डायरेक्शन में कर दिया, और चारों फिंगर्स, चूंकि मुझे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो चारों फिंगर्स मैंने इस पॉइंट की तरफ कर दी। तो इस पाम के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ जाएगा? आउटवर्ड आ जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, अगर करंट इधर होती और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तो क्या करते? थंब करंट के अलॉन्ग रखते और चारों फिंगर्स हम उस पॉइंट की तरफ करते जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ जाता? अंदर की तरफ क्रॉस हो जाता। एक और एग्जाम्पल देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड हमें यहां निकालना होता। कुछ बच्चे क्या करते हैं, चारों फिंगर इस पॉइंट की तरफ और थंब करंट की तरफ। ये गलत है। हमें थंब को करंट पे रख के फिंगर्स उस पॉइंट की तरफ करनी है। यानी कि हमें यहाँ पर जो रूल लगाना होगा वो इस हथेली को इस वायर के ऊपर ले जाना पड़ेगा, इस तरह से। ठीक है, अब आया। तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ होगा? बाहर की तरफ। इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बाहर की। तो किसी भी करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका है राइट हैंड पाम रूल नंबर 1, हम इसको कहते हैं। देखिए ये वायर है, ये करंट है, यहाँ हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है इस इनवर्ड। ठीक, यहाँ पता करनी है ये आउटवर्ड। ठीक, गलती क्या होती है? गलती स्टूडेंट से होती है कि ये वायर बना हुआ है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो वो क्या कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। ये गलत है। बच्चे कहते हैं कि भाई देखो चारों फिंगर उस पॉइंट की तरफ है जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और थंब करंट की तरफ है। नहीं, ये गलत है। हमें क्या करना है? थंब को करंट पे रखना है। देखिए, फिर हमें फिंगर उस तरफ रखनी है जिस तरफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालनी है। ये तो ये पाम के परपेंडिकुलर जिस पॉइंट की तरफ आएगा वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ आउटवर्ड होगी। ऐसे ही अगर हमें इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना होता तब ये गलत था, अब ये गलत है क्योंकि हमें थंब किस पे रखनी है? करंट पे रखनी है, इधर जाना पड़ेगा इस तरह से। ये तो मैग्नेटिक फील्ड किस तरफ आ गया? ये अंदर। तो वास्तव में अगर हम देखें, अगर हमारे पास में एक स्ट्रेट कंडक्टर है
ये एक स्ट्रेट कंडक्टर है और करंट मान लीजिए इसमें नीचे से ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है, तो हमने करंट के अलाउंग कर लिया। अब इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो यहाँ के आउटवर्ड, इस पॉइंट पर निकालना है तो यहाँ के आउटवर्ड। इस तरह से अगर हम अपनी पाम को घुमाएंगे तो ये मैग्नेटिक फील्ड हमें इस वायर के अलाउंग सर्कुलर मिलेगा। समझ में आया? मतलब अगर एक स्ट्रेट वायर है और उसमें करंट फ्लो हो रही है तो उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड सर्कुलर होगा। ठीक, तो ये मैंने कुछ डायरेक्शन के बारे में बताया। अब हम इस बायो-सैवर्ट लॉ की कुछ एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। उन एप्लीकेशंस से आपको ये पता चलेगा कि हम कैसे बायो-सैवर्ट लॉ को यूज करके एक सर्कुलर वायर के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, सर्कुलर वायर की एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, या एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। ये आपको अगली वीडियो में मिलेगा। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू।